Fine. Good morning everyone. Welcome to the another day of electromagnetic induction. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था अबाउट द मोशनल मोटिव ईएमएफ और उसके हमने एग्जांपल्स को स्टडी किया था कि हाउ एग्जैक्टली द मोशनल मोटिव ईएमएफ हैज बीन रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस और ईएमएफ अक्रॉस द मूविंग कंडक्टर. तो हमारा इक्वेशन क्या था कि द डेल्टा वी दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस is equals to when a conductor of length L is been moving with velocity in a magnetic field. तो जो potential difference develop होगा that is called as induced potential difference. Okay. So about induced potential difference हम लोग क्या कह सकते थे कि it is the scalar triple product that is L dot V cross B. The L was the displacement vector. जो हम लोगों ने कल ऐसे आधे एग्जाम्पल लिए थे उसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंड करवाया था कि L is nothing but the displacement vector which will tell us that how exactly we're going to find out the equations of the potential difference between point A and point B. कौन सा potential बड़ा होगा कौन सा potential छोटा होगा. आज हम लोग उसी का application पे ही चर्चा करने वाले. गिने चुने कुछ 5 या 6 एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे और इन एग्जाम्पल्स के दौरान मैं आपको समझाना चाहूँगा कि how exactly we're going to find out the potential difference between the coil. How exactly we're going to find out the potential difference between which has been used to get the equation of electromotive force properly. तो हम लोग उस बारे में चर्चा कर रहे थे. ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं पहला एग्जाम्पल. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. हम लोग पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं. आई होप द स्क्रीन इज बीन वेरी मच क्लियर दिस टाइम. जो लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है. लेट अस एडजस्ट द फोकस वंस अगेन. ओके, दैट्स गुड. फाइन. तो अब समझो कि मेरे पास में सपोज ऐसे कोई रेल की दो पटरियां हैं. द 2 tracks of the rail. These are the 2 tracks of the rail again. These tracks are nothing but they are frictionless and रेजिस्टेंसलेस. इनके पास में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है, इनके पास में किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है भाई, सर समझ में आया कि फ्रिक्शन भी नहीं है रेजिस्टेंस भी नहीं है. अच्छा, फिर क्या हुआ सर? तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर ऐसे एक पटरी बिछाई एंड push this coil with velocity v in the magnetic field which was inside. और इस coil को हमने ला करके एक resistance कनेक्ट कर दिया which is external resistance R. इस रॉड के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग. तो ये जो रॉड है इसका जो मास है that is m, इसकी जो लेंथ है that is L, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r. और ये पैरामीटर्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, कहीं पर भी पैरामीटर चेंज होने वाले नहीं हैं. ये पॉइंट मान लो A और ये पॉइंट मान लो B. सबसे पहले बताओ कि इस रॉड जब मोशन में आएगी व्हेन द रॉड विल बी ऑफ लेंथ L was moving with velocity v in the magnetic field B, so obvious सी बात है कि मोशनल मोटिव EMF जनरेट होगा. The electromotive force will be generated. If the electromotive force will be generated, तो obviously कि potential जो आएगा point A का वो बड़ा आएगा और point B का छोटा. मतलब point A will be positive and point B will be negative and the current I will be going like this. तो कैसे इक्वेशन निकालेंगे? देखो ये पॉइंट आपका ऐसे हो गया, यहाँ पर आपकी एक बैटरी लग गई, दिस इज प्लस माइनस. ये आपका रेजिस्टेंस है कैपिटल R, यहाँ से करंट बह रहा है. ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम हो गई. ठीक है, आपको यहीं पर करंट की वैल्यू निकालनी थी. तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग कि सपोज VA माइनस VB इज नथिंग बट BLV. दैट इज डेल्टा V इज नथिंग बट BLV. तो हमारा इक्वेशन आ गया था पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज BLV. ठीक है, BLV आ गया. करंट की वैल्यू क्या होती है? करंट इज बीन डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, द नेट रेजिस्टेंस आई वुड से, बिकॉज रॉड के पास में भी रेजिस्टेंस था. यहाँ पर भी आपके पास में क्या आएगा? एक रेजिस्टेंस आएगा विच विल बी नथिंग बट स्मॉल r, है ना. और ये आपका क्या था? दिस वाज योर कैपिटल R. तो जब मैं I की वैल्यू निकालूं डेल्टा V अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो मेरे लिए जो I की वैल्यू होगी I विल बी नथिंग बट BLV. मैंने डेल्टा V लाके पुट कर दिया कैपिटल R प्लस स्मॉल r. दैट इज द इक्वेशन ऑफ करंट विच इज बीन इंड्यूस्ड इन द सर्किट.
ये करंट की वैल्यू होगी जब हम लोग को क्या होगा कि जब करंट पास होगा कि और किसी रॉड को हम लोग उस ट्रैक पे दौड़ाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। एंड द इक्वेशन ऑफ करंट इज BLV बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अच्छा, कोई मुझसे कहता कि बताओ व्हाट वाज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड। रॉड को मूव करने के लिए हमको फोर्स की कितनी जरूरत पड़ती, तो मैं कैसे करता। फोर्स का मुझे इक्वेशन पता है, F इज नथिंग बट BIL इंटू साइन थीटा। यदि आपको याद होगा तो फोर्स के दो इक्वेशन आपने पढ़े, F बराबर QBV साइन थीटा और दूसरा आपने पढ़ा है F बराबर BIL साइन थीटा, है ना। तो F बराबर BIL यदि मैं यूज करूं तो मैं I की वैल्यू को ला करके यहां से सीधा रख सकता हूं। So F is equals to B into it is BLV upon capital R plus small r into the length. So we got the equation of F is nothing but B square L square V divided by capital R plus small r। नहीं भी दिख रहा हो तो तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। So ये हमारा फोर्स का इक्वेशन हुआ। So ये मोशनल और मोटिव EMF का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था कि हाउ वी गोना फाइंड आउट the induced current in the circuit when a railway track has been moving, when a rod of length L has been moving on the two frictionless track having the magnetic field। तो करंट की वैल्यू ये और फोर्स की वैल्यू ये। स्क्रीन पॉज करो एक बार, देखो अगला एग्जांपल आपको ही करना है एंड अगले एग्जांपल में मैं थोड़ा वेरिएशन देने वाला हूं आपको ताकि आपको समझ में आए एग्जांपल सॉल्व करते कैसे। ये बहुत सिंपल एग्जांपल था बट अच्छा एग्जांपल है जो कि आपको दिखाता है कि जब जब एक रॉड लेंथ L की वेलोसिटी V से किसी मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करेगी तो उसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उस सर्किट में करंट बहेगा और करंट की वैल्यू जो होगी दैट इज BLV बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये पहला हमारा डेरिवेशन हो गया, दैट इज BLV बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओके, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, पर एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, फिर से ढंग से देख लो और कहीं पर भी डाउट हो तो पहले पूछो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब रॉड को मूव करवाओगे तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस करवाओ। पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद में करंट की वैल्यू निकालो। करंट की वैल्यू निकालने के बाद में फोर्स पूछा हो तो निकालो, नहीं पूछा हो तो रहने दो। तो ये मोशनल मोटिव फोर्स था कि जब जब आपको एक रॉड कोई मूव करेगी, whenever there will be motion between the rod and the coil, there will be an induced EMF, and due to the induced EMF, the circuit will be moving, the coil will be moving, every single possible thing will starts to move. This is what the basic calculation of the electromotive force or the induced current is। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ अगले एग्जांपल की तरफ। रॉड के बारे में मैं बार बार नहीं लिखने वाला, नीदर आई एम गोना राइट अबाउट दिस फ्रिक्शनलेस रेजिस्टेंसलेस ट्रैक, सबका सब वैसा का वैसा ही है, तो ज़्यादा हम लोग फिर से उसमें चर्चा में नहीं जाएंगे। चलो मिठाई दे दो, छोड़। पर हमारे लिए याद रखना कि जब भी हम लोग कुछ ट्रैक रेल प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा कैसे आएंगे, इट इज ऑलवेज बीन दैट कि इट विल बी फ्रिक्शनलेस एंड रेजिस्टेंसलेस। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में थोड़ा वेरिएशन दे रहा हूं, देखो कैसे। सपोज ये रॉड, इसके पास में ऐसे रेलवे की पटरी रखी हुई है 2, फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इसको लगाया हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस विच इज कैपिटल R, रॉड का मास M, लेंथ L, रेजिस्टेंस R जो कि कांस्टेंट MLR इज फॉर द गिवन रॉड, है ना। ऐसे रॉड आपकी जो थी इसको हमने मान लिया, इसको हमने प्रोजेक्ट किया एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको वेलोसिटी बराबर 0 से प्रोजेक्ट कर दिया, V0 से, 0 से नहीं। वेलोसिटी वाज एट टाइम t बराबर 0, वेलोसिटी वाज V0। अब सबसे पहले एक बात मुझे ये बताओ, क्या इस रॉड को धक्का देने के बाद में आप जब वेलोसिटी दोगे तो ये वेलोसिटी घटेगी या वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले ये बताओ मुझे आप। जो वेलोसिटी आपका होगा दैट वेलोसिटी विल इंक्रीज और दैट वेलोसिटी विल डिक्रीज, कैसे हम लोग निकालेंगे। अब वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा मुझे पैसे बताना पड़ेगा। देखो, व्हेनेवर देयर इज मोशन, हमारा लेंस लॉ कहता है कि रूप में करंट ऐसे बहेगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जैसे प्रोड्यूस किया है। तो जब हमारा रॉड वो आगे आगे की तरफ मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए, तो ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आया प्लस, नीचे आया माइनस, तो करंट इंड्यूस हुआ। अब जो करंट वो ऐसे बहेगा तो करंट खुद की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, तो खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या करेगा, उस रॉड को मोशन होने से रोकेगा। It will oppose the rod in such a way that the rod should oppose the motion and finally the equation is going to be 0 कि आपका रॉड आने के बाद में क्या होगा, रुक जाएगा। यही तो बेसिक फंक्शंस है। आपको मैं से एग्जांपल देता हूँ, अच्छा एग्जांपल है।
मान लो कि आपके पास में रेलवे ट्रैक से, यू आर द इंजीनियर ऑन द रेलवे ट्रैक एंड, और आप ड्राइवर हो, अब यू आर द पायलट ऑफ द रेलवे ट्रेन, एंड सडनली यू फाइल दैट कि द ब्रेक्स आर बीन गॉन, ब्रेक जा चुके हैं, ब्रेक है ही नहीं। हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला तो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड ताकि गाड़ी रुके, सेकेंड देयर शुड बी अ रेजिस्टेंस बिटवीन, और ब्रेक लगनी चाहिए। अब दोनों भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस चीज़ें हैं, बिकॉज जो अपनी ट्रेन चलती है बुलेट ट्रेन विच इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 400 माइल्स एन आवर एंड समथिंग लाइक दैट, उसमें वो हाइड्रोकार्बन रखते हैं पटरी के ऊपर। तो हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू और कम हो जाएगी और वो ट्रेन भागती फिरेगी, एकदम रुकेगी नहीं। अब फ्रिक्शन भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है, तो गाड़ी रुका है कैसे? तो इमेजिन करो कि एक बड़ा सा मैग्नेट आप ला करके इस जो ऐसा पहिया गोल गोल घूम रहा है, पहिया गोल घूम रहा है ऐसे, मान लो कि ये आपका पहिया है जैसे गोल 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 घूम रहा है, मैंने इस पहिए के पास में लगे मैग्नेट रख दिए। अब क्या हुआ, मैग्नेट तो कांस्टेंट था बट द कॉइल वाज मूविंग, सो व्हेनेवर देयर इज अ मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट द ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड, और उस लूप में करंट ऐसे बहेगा कि ये इसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसने पैदा किया है। तो जो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, और अपोज करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी ट्रेन रुक जाएगी। तो बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी रेजिस्टेंस के हम लोग ट्रेन को रुका सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने एसी जनरेटर की बात कर ली कि जनरेटर में करंट जनरेट कैसे होगा, डीसी डायनामो आप लोग पढ़ोगे। ये एक्चुअल में परिपूर्ण में आपको बोलूँ तो मैं आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक, तो ये मतलब मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में था और वीआरएसआई में था, तो ये पूरा अपने आप में एक इंजीनियरिंग है। जो आप लोग पढ़ रहे हो तो बहुत बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर की चर्चा है, ये अपने आप में पूरा एक इंजीनियरिंग है टू मेक समथिंग एज फ्रिक्शनलेस, रेजिस्टेंस इज इजी ट्रैक। आप कोई रोड भी बना दो, कितना भी स्मूथ रोड बनाओ, हर रोड पे फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। कोई रॉड दी हुई है R बराबर रो L बाय A, उसके पास में लेंथ भी है, एरिया भी है और डेंसिटी भी है, तो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग उसको रेजिस्टेंस फ्री और फ्रिक्शन फ्री बना सकते हैं। बट हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत बेसिक बहुत थोरो लेवल की है कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है, हमको दिया हुआ है। हमको ये बोला गया कि फाइंड आउट इस क्वेश्चन में कि भाई t बराबर 0 पे वेलोसिटी थी, थोड़ा दिखने में ब्लर दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन बार बार पढ़ दूं आपको एक बार। एक रॉड हमने ली, उसको हमने टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी v0 से प्रोजेक्ट कर दिया, कैपिटल R था, रॉड के बारे में MLR वाज द इनिशियल डाटा दैट वी हैव। उन्होंने ये बोला कि फाइंड आउट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे आपका टाइम की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी चेंज होने वाली है। तो आपको बताना है कि पार्टिकल रुकेगा, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, क्या होगा। ठीक है सर, सबसे पहले हमको पता था कि पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, फिर से वही कहानी हो जाएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज नथिंग बट BLV, है ना। तो डेल्टा V इज गोना बी BLV, सो I विल बी नथिंग बट डेल्टा V डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये आ गया आपका BLV अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, हमको इक्वेशन नंबर 1 करंट का जो पहले मिला था करंट के भी वही मिल रहा है। ठीक है, ये V जो वेलोसिटी था, मैंने लिखा फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज गिवन एज BIL। जो फोर्स एक्ट होगा रॉड के अंदर वो क्या होगा, BIL। तो हमने B को वैसे ही लिखा, I की जगह पे लाके मैं ये पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा BLV अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू V इंटू L, सॉरी इंटू L। और फोर्स को लिखा हम लोगों ने मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स तो होता ही मास इंटू एक्सेलरेशन है। अच्छा, तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू कुछ मिल गई, सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू M। और मैं इसको माइनस साइन लगा रहा हूँ। माइनस क्यों लगाया होगा, सोचो। माइनस लगाने का एकमात्र जरिया मेरा ये था कि जब जब मेरी वेलोसिटी जैसा टाइम बढ़ते जाएगा मेरी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाएगी। बिकॉज जैसे जैसे मोशन होगा इसके अंदर लेंज लॉ नामक एक व्यक्ति जाग जाएगा, जो क्या करेगा, वो उसी को अपोज करना चाहता है जिसे इसने पैदा किया है। तो वो उसको अपोज करेगा और अपोज इतना करेगा कि अल्टीमेटली एक पॉइंट आने के बाद में आपका सर्किट, आपका कॉइल, आपकी जो रॉड जो मूव कर रही है वो मूव करना बंद करके रुक जाएगी पूरी। ठीक है, चलो अब हमको एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिख सकते थे, एक्सेलरेशन वी कैन राइट इट एज dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B स्क्वायर
एल स्क्वायर वी अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एम। डी बाई डी टी की वैल्यू है माइनस बी एल स्क्वायर वी अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एम। यहाँ से सोच सिंप्लीफिकेशन करते हैं, डी वी बाई वी मैं एक तरफ लिखे आ जाऊँ, नहीं एक काम करते हैं, ब्लैक वाला वैसा का वैसा जो चेंज करें उसको ब्लू से लिखते थे हम लोग। तो यहाँ पे डी वी तो वैसा का वैसा ही था, वी भाई साहब जो थे वो आपके नीचे आ गए, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एम। देख लो एक बार बराबर मैंने किया है क्या। और फिलहाल के लिए मैं इस पूरे टर्म को ना एक कांस्टेंट नाम दे देता हूँ के, ताकि हमको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में दिक्कत ना हो, वो सब कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, उसका मास भी कांस्टेंट है। तो हमको वहां पर किसी प्रकार का कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है ना। There is no need to do any kind of change over there. If there is no need to do any kind of change over there, we can just write it as k. तो मैंने लिख दिया माइनस ऑफ dv by v, dv by v is equals to माइनस ऑफ k into dt। मैं k से रिप्लेस कर रहा हूँ, फाइनल आंसर जब मेरा आएगा उसमें k वापस रिप्लेस कर दूंगा। अब मैंने इंटीग्रेट लगाया, देखो टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 थी, तो जब टाइम t की वैल्यू 0, इसका जो वेलोसिटी था वो v0 था, जब टाइम की वैल्यू t हो जाएगी वेलोसिटी v हो जाएगी। लिमिट पुट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v dv? इट इज ln ऑफ v, नेचुरल लॉग ऑफ v, अपर लिमिट v लोअर लिमिट v0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k t माइनस 0। लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, तो ये आएगा ln ऑफ v माइनस ln ऑफ v0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kt। तो log a, एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, पूरा लिख लो ताकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड का मिटाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। एक बार पॉज कर लो, स्क्रीन देख लो एक बार, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूँ आगे का। तो और अच्छे एग्जाम्पल से तो समझ में आना चाहिए हमको। log a माइनस log b इज log a बाई b, सो log a बाई b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kt। हमको तो v निकालना था, हमको निकालना क्या था, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमको वेलोसिटी निकालनी थी फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में, ठीक है। ln को भेजता हूं मैं इस तरफ, तो क्या लिखूं उसको, v अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस के टी। नेचुरल लॉ को जब इस तरफ भेजोगे तो वो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मेरे लिए v का फॉर्मूला आ गया v नॉट ई रेस टू द पावर माइनस के टी, एंड दैट इज द आंसर that we have calculated velocity as a function of time। थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसके आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। इफ बेसिक मैथमेटिक्स में डब्बा गोल है तो डब्बा कड़क कर लो। k की वैल्यू जो हमने लिखी थी, k की वैल्यू आगे फिर से पुट कर दो यहाँ पर। तो v बराबर v नॉट ई रेस टू द पावर माइनस है, माइनस को मिटा नहीं रहा हूँ, बस हमने सिर्फ k की वैल्यू को लिखा था, तो वो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर एल स्क्वायर टी divided by capital R plus small r into m, and that is going to be the final answer। ऐसे रूप में दिया तो ऐसे लिखो, ऐसे रूप में ऐसे लिखो। नॉर्मल एग्जाम में क्या होता है ना, बच्चा देखता है सॉल्यूशन को, पहले बच्चा क्वेश्चन को पढ़ता है, देखता है कि यार रॉड वॉड दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, मूव करवा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर देखता है यार आंसर में तो अजीब गरीब है, v बराबर वी नॉट ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एम। छोड़ देगा क्वेश्चन को, देखते छोड़ देगा, हटाओ कौन करेगा इसको, फालतू छोड़ना नहीं है। आपको यदि बेसिक फंक्शन आपको पता है, आपको बेसिक फंडामेंटल आपके भली भांति क्लियर हैं, तो आप लोग क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। आपके बेसिक फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन लाख कर लो, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, हमको खेलना है ऐसे साथ में। अलग तो कुछ है ही नहीं ना, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, अलग तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ सर मुझे ईजी लग रही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ईजी चीज़ें हैं। अभी तक आपको मैंने ऊपर लेवल क्वेश्चन दिखाया नहीं है। सोचो क्या होता कि मैं बोल देता कि ये जो प्लेन था, ये प्लेन आपका फ्रिक्शनलेस नहीं है, रेजिस्टेंसलेस नहीं है, उसमें F बराबर म्यू एन भी आता और R भी आता, तो तुम्हारे प्राण निकल जाते यहाँ पर, तुम्हारे पूरे प्राण निकल के बाहर भाग जाते बुड़ के एकदम, वो तो हो ही नहीं पाता, वो बहुत टफ हो जाता। तो हम लोग फिलहाल जो कर रहे हैं वो बहुत सिंपल लेवल है, इट इज़ एक्चुअली मेन्स और नीट लेवल, उसके ऊपर नहीं जा रहे हम लोग। एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखोगे तो मान लो कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और कैपिटल आर को भी कुछ और दे रखूँगा मैं कैपिटल आर की जगह पर, हाँ इसकी जगह पर कैपेसिटेंस भी लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है। कैपेसिटेंस इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज इंडिविजुअल हो जाएगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे उससे।
मेरा इक्वेशन जो ये आने वाला है ये वैसे का वैसा ही होगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, मेरी शक्ल नहीं दिखाता तुम लोगों को, मैं शेविंग वेविंग की दिखा रहा था बस। चलो देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछो, स्क्रीन पॉज कर लो एक बार, और कहीं लगता है दिक्कत है तो पूछो। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल थोड़ा अलग होगा। मैं फिलहाल जो बात कर रहा हूँ, मैं फिलहाल रेल प्रॉब्लम्स की ही बात कर रहा हूँ। रेल प्रॉब्लम्स में हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस ले सकते हैं, हम लोग उस बारे में देख रहे थे। तो सेकंड एग्जाम्पल हमारा बहुत ही बेहतरीन, समझ में आया सभी लोगों को, आई होप सो। बेसिक मैथमेटिक्स में दिक्कत होगी ना यार, तुम लोगों को 11th का बेसिक मैथमेटिक्स पक्का नहीं होगा, वहाँ तुमको दिक्कत होगी। तो वो दिक्कत को फिलहाल मैं अभी दूर नहीं कर सकता, बट आई विल ट्राई टू डू कि कुछ करूँ मैं उस चीज़ के लिए भी। चलो एग्जाम्पल नंबर 3। टडन 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 टडन। मानो क्या है, ऐसे एक रॉड रखी हुई है, यहाँ से बंधी हुई है रॉड, बंधी हुई है मतलब तो रॉड कैन मूव लाइक दिस, टुडुम टुडुम, घूम सकती है, ऐसे ऐसे घूम सकती है। ये हिंज पॉइंट है इसका। मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन, फिर से मैं क्रॉस लेने वाला, तुम लोगों को पता ही है, क्योंकि क्रॉस मतलब मेरा हाथ घूमने के लिए आसानी देगा, तो मैं क्रॉस ही लूंगा। मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, जा रही है भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस रॉड को ऐसे घुमा रहा हूँ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये पॉइंट ए और सॉरी ए बी तो लिखा हुआ है, ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई, घुमा रहा हूँ मैं इसको, रॉड को घुमा रहा हूँ। हमारे पास में ये ओमेगा मतलब क्या होता है, लीन एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा हैज बीन डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी, पर हमको एंगुलर की बजाय किस पे काम करना है, लीनियर वेलोसिटी, बिकॉज हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, व्हेन अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी with velocity v, then and only then we can write that equation is BLV। तो हमारे पास में सर्कुलर मोशन में एक इक्वेशन बना था v is equals to r omega। If you remember, that is the relation between the linear velocity and the angular velocity, v is equals to r omega। ठीक है, v बराबर r omega। तो जब हम लोग गौर से फरमाए, गौर देखें यहाँ पर, तो सबसे बड़ा लेंथ जो होगा l, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, उससे कम वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी, उससे कम वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी, उससे कम वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी, उससे कम 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 इस पॉइंट की, उससे कम इस पॉइंट की, से कम सबसे कम इस पॉइंट की होगी। मतलब हर एक पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी। क्यों चेंज होगी? बिकॉज एल की वैल्यू चेंज हो रही है। एल छोटा सा था, एल बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। एल बड़ा मतलब क्या बड़ा आपका, आर। जितना आप आर की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे उतना आपका लीनियर वेलोसिटी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो मतलब लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई एक्स पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट मान लो जिसकी विड्थ कितनी हो, dx। अब तुमको समझ में आ गया यहाँ पे क्या आने वाला है। अक्खा मुंबई को पता है, अक्खा लातूर को पता है क्या आने वाला है, अक्खा अहमदपुर को पता है क्या आने वाला है। इट इज गोना बी यूज्ड एज इंटीग्रेशन। तो x पे जाके dx का आपने एलिमेंट ले लिया, मान लो वो घूम रहा है, तो मैंने उसका पोटेंशियल लिखना चाहा कि पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, ये x नहीं यार, ये p पे जाके सॉरी r पे जाके dr का एलिमेंट, क्योंकि x तो ऑलरेडी था ना। पोटेंशियल x में और पोटेंशियल y में, पोटेंशियल एट पॉइंट x, पोटेंशियल एट पॉइंट y में कौन बड़ा कौन छोटा, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। लीनियर वेलोसिटी ऊपर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, घूमा हाथ घुमा हाथ, x पॉइंट बड़ा होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एट x इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट डिफरेंस एज y। तो मैंने लिखा सीधा सीधा इसको, vx माइनस vy इज इक्वल्स टू b, है ना, b इंटू ओमेगा इंटू dr, b इंटू ओमेगा इंटू dr। ठीक है सर, आपने लिख तो दिया b इंटू ओमेगा इंटू dr घूम रहा था ओमेगा से, क्योंकि जो dr जो एंगुलर वेलोसिटी जो इस पॉइंट का होगा और इस पॉइंट का होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होता है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होता। तो b इंटू ओमेगा इंटू dr, बट ओमेगा की जगह पे मैंने सोचा ना कि v इंटू कैपिटल R, या फिर इसको स्मॉल r मान लेते हैं। v इंटू क्या हो जाएगा, ये स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r पे जाके dr लिया ना हम लोगों ने, तो स्मॉल r घूम रहा है ओमेगा से, तो लाके रखो ऊपर। सो डेल्टा v इज गोना बी bvr इंटू dr, दैट इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सर, पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन बन गया, तो अब क्या कर ले इसको, अब उसको इंटीग्रेट कर लो। दैट इज ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना था, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता था, दिस इज कॉल्ड एज द स्मॉल पोटेंशियल
डिफरेंस, ये स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कर लो, उसमें डीवी लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में, डीवी लिख दिया। सो डीवी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, द लेंथ इज 0 टू लेकर के एल, तो लेंथ इज 0 टू लेकर के एल, इट इज बी इंटू वी इंटू आर इंटू डी आर, बी वी गेट्स कॉन्स्टेंट, बी वी को बाहर निकाल लो, आर डी आर का इंटीग्रेशन इज आर स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट इज एल, लोअर लिमिट इज 0, so the answer is half BVL square and that is the answer to the given question। तो जरूरी नहीं है बेटा हमेशा कि मैं रॉड को स्ट्रेट मूव करवाऊँ, I can rotate the rod with some angular velocity as well। It is not a constraint that I have to rotate the rod, it is not a constraint that I have to move a rod like forward, I can rotate it in any other way। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके देख लो एग्जाम्पल, ये अच्छे का एग्जाम्पल था जो हमने सॉल्व करवाया, कहीं दिक्कत लग रही है तो सोच लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चेंज लेके आएंगे, रॉड घुमाने ही वाले हम लोग, क्योंकि सीधी चला के देख लिया हम लोगों ने, सीधी चला के देख लिया, हमको समझ में आ गया सीधी चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन ऑफ करंट निकालो, फोर्स निकालो, सब कुछ निकलते आ जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा कि मान लो कि दो रॉड ऐसे हैं, यार बहुत फेंट चल रहा है पेन, उसको हटा देते हैं बीच में से, अपने फेंट चीज़ों को हटा देते हैं। एक मान लो कि दो रॉड ऐसे है, ये पहली रॉड, ये यहाँ से हिंज्ड है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट ए विल गो अपवर्ड विद वेलोसिटी v एंड पॉइंट बी विल गो डाउन विद वेलोसिटी v। इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले बताओ कि ए पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा कि बी पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा, तो हर एक पॉइंट का चेक करते हैं। हिंज पॉइंट पे फोकस करो, हिंज पॉइंट पे फोकस करोगे तो पॉइंट ए नीचे, और हिंज पॉइंट पे फोकस करोगे तो पॉइंट बी इधर। मतलब इस बार क्या होगा, सोचो, वापस बता रहा हूं, देखो एक बार, इस बार जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पे हिंज है तो हमेशा फोकस कहां पे करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज हिंज पॉइंट। सो फोकस हमेशा कहां करना पड़ेगा आपको, हिंज पॉइंट पर ही फोकस करना पड़ेगा, एंड फ्रॉम द हिंज पॉइंट वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स व्हाट एवर इट मे बी। देखते हैं, यदि मैं हिंज पॉइंट पे फोकस करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि पॉइंट ए का वेलोसिटी जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी मान लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी निकालो तो पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पॉइंट सी। हमको पता था कि पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज 0, दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ ए इज वी ए, जी तो है ही नहीं। फिर मैंने बी पॉइंट की चर्चा किया, ऐसे वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मैंने लिखा भाई साहब वी बी माइनस वी सी इज ऑल्सो 0, बट वी सी 0 है, सॉरी वी बी और वी सी में हम लोगों ने कंपेरिजन किया तो देखने में ये मिला हमको कि वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, जबकि वी बी बचेगा, तो वी बी और वी ए की वैल्यू क्या आ गई, इट इज ऑल्सो कमिंग एज सेम। जितनी वैल्यू वी ए की उतनी ही वैल्यू वी बी की, इफ दोनों की वैल्यू सेम तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी, द आंसर इज गोइंग टू बी एज 0, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ही होगा। यदि रॉड को मैं ऐसे भी रख लेता, एक और रॉड लेके आ जाऊं, उसको मैं ऐसे रख लूं, ये पॉइंट को मैं मान लूं x और ये पॉइंट को मान लूं y, तो आपका x वाला पॉइंट यहां से जाएगा और y वाला पॉइंट आपका यहां से जाएगा, तो इसमें भी पोटेंशियल बिटवीन vx एंड vy कितना आ जाएगा, vx माइनस vy विल ऑल्सो बी 0। यदि मैं ऐसे ना रखते हुए एक और रॉड लेके आ जाऊं जिसको मैं ऐसे रख दूं, एक और रॉड लाओ उसको मैं ऐसे ला करके रख दूं और इसको यहां भगाओ और इसको ऊपर की तरफ भगाओ, ये पॉइंट आपका z, ये पॉइंट आपका y, नहीं z y नहीं, इट इज p एंड दिस इज q। तो अगेन यू कैन राइट पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट p एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट q इज आल्सो 0। तो जब आप प्रॉपर्ली देखोगे तो ये सर्कल बन रहा है ऑन द पेरिफेरी, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज गोइंग टू बी अ सर्कल। सो हम लोग सिंपल लॉजिक में समझ सकते थे कि एक सर्कुलर ट्रैक लो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के गोल गोल घुमाओ, तो हर एक पॉइंट ऑन द पेरिफेरी, ऑन द पेरिफेरी, all the points are what? All the points are equipotential, मतलब potential difference at each and every point or potential difference between 2 points is going to be 0. If potential difference between the 2 points is going to be 0, we can simply say that the equation of the EMF coming between point A, point B, point X, point Y, point P, point Q is completely to be taken as 0. उसमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ये कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल थे अबाउट मोशनल और मोटिव फोर्स एंड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कल हम लोग जो बात करेंगे वो आपको एक नई प्रकार की फील्ड के बारे में समझाऊंगा, विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
और आपका टास्क यही होगा कि सबसे पहले आप घर जा करके, आप सॉरी घर पे ही तो हो, आपका टास्क पहले ये होगा कि आप सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक्स में से या फिर आपकी जो रेफरेंस बुक्स है एच.सी. वर्मा है उसमें से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपको प्रशांत सर ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया होगा वो पढ़ के रखो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जमीन आसमान का अंतर है, पहले ही कह दूं कि दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं और दोनों अलग अलग फील्ड होने के कारण दोनों के रिलेशंस बहुत अलग अलग हैं। वो क्लोज लूप में, ओपन लूप, जो भी प्रॉपर्टीज है पढ़ के रखो। हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।